गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो 10th एसएसटी का जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है केंद्र सरकार का। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी संसद के जो कार्य और शक्तियां हैं उनके बारे में। संसद के जो कार्य और शक्तियां हैं उसके कुछ बिंदु है वो शेष रह गए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उनके ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो संसद का कार्य और शक्तियां हैं उसका अपना जो पहला बिंदु है वो है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संसद के कार्यों में शक्तियों में निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी आती है, यानी संसद के जो सदस्य हैं वो किन का निर्वाचन करते हैं और किन किन के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर मिलता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु इसमें आता है हमारा कि जो निर्वाचन संबंधी शक्ति है संसद की, इसका जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखना, संसद के निर्वाचन संबंधी जो अधिकार है, शक्ति है, उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है। ध्यान रखना, संसद के निर्वाचन संबंधी जो कार्य और शक्तियां हैं उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 54 में किया गया, 54 में किया गया है, जिसके तहत संसद के सदस्य कौन कौन से निर्वाचन में भाग लेते हैं, किस किस के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसके बारे में स्पष्ट वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें बात आती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सबसे पहली बात, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रमुखतः निर्वाचन में संसद के कौन से सदस्य भाग लेते हैं। हम देखते हैं संसद में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग नहीं लेते। तो फिर बात आती है कि जब निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते तो दोनों में से कौन से सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, यानी जिन सदस्यों को चुना गया है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और संघीय क्षेत्रों है उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रमुखतः भाग लेते हैं। आगे बात आती है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदस्यों द्वारा। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, दोनों सदस्य भाग लेते हैं और प्रमुखतः इनके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। तो ध्यान रखना, एक बात विशेष रूप से इसमें अंतर है कि जहां राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य ये दोनों भाग लेते हैं। दोनों सदनों के जो संपूर्ण सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के वो भाग लेते हैं। अब बात आती है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग क्यों लेते हैं, क्योंकि आंग्ल भारतीय सदस्य हैं या जो अपने राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनका निर्वाचन स्वयं राष्ट्रपति करता है, इस कारण वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आगे बात आती है संसद की विविध शक्तियां। संसद की इन कार्यों और शक्तियों के अलावा कुछ और भी विशेष शक्तियां हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। संसद है उसकी एक विशेष शक्ति यह भी है कि वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। अब बात आती है कि वो राष्ट्रपति को पद से हटा तो सकती है, लेकिन ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, ऐसे कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से जो संसद है वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से। इसमें बात आती है
राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया, यानी संसद है उसमें अगर राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति उस पर कब प्रारंभ की जाती है? जब राष्ट्रपति है वो संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहा, या फिर गलत तरीके से, अनुचित तरीके से किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, या उसमें कोई अन्य कमी उत्पन्न हो गई है, जिसके आधार पे जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो प्रमुखतः प्रारंभ की जाती है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो अनुच्छेद 61 के तहत होती है। ध्यान रखना, संसद में राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, और जो महाभियोग की प्रक्रिया है संसद की, उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बात आती है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध ये जो प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में क्या है, प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत करने का मतलब हो गया कि दोनों सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में क्या है कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है महाभियोग के। इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें स्पष्ट कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में हटाने का प्रस्ताव है वो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, और किसी भी न्यायालय में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को। आगे बात आती है, प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत आवश्यक है। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत है वो मिलना आवश्यक है। जैसे हम बात करें कि लोकसभा है उसमें 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, उसमें से 233 सदस्य हैं। उसके आधार पे या कुल संख्या के आधार पे ध्यान में रखते हुए इसको हटाने का प्रस्ताव है वो 2/3 मत से पारित होना आवश्यक है। जैसे मान लो कि अपने लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो इसमें 2/3 सदस्यों का बहुमत है वो प्राप्त होने पे इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित, जहां राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में किसी भी सदन में। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में पारित नहीं हो सकता, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, उसको राज्यसभा में प्रमुखता प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। इसके कारण जो प्रस्ताव है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का वो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और राज्यसभा के बाद में वो प्रस्ताव है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी आवश्यक है कि राष्ट्रपति है उसका प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति का जो प्रस्ताव है महाभियोग का वो सिर्फ पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, न कि लोकसभा में। संकटकालीन स्थिति में संसद की 1 माह में स्वीकृति आवश्यक। जब देश में संकटकाल की स्थिति उत्पन्न होती है या राष्ट्रीय आपातकाल उत्पन्न हो जाता है, यानी अनुच्छेद 352 लागू किया जाता है, या फिर अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है, या अनुच्छेद 360 लागू किया जाता है, ऐसी स्थिति में आपातकाल को लागू किया जा सकता है। लेकिन इस बाउंडेशन निर्धारित की गई है संसद के द्वारा कि संकटकालीन स्थिति में संसद की 1 माह में, यानी उसको लागू कर दिया गया, उसी दौरान 1 माह में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। और ध्यान रखना, दोनों सदनों की संयुक्त सहमति नहीं चाहिए, दोनों सदनों की पृथक पृथक स्वीकृति लेनी आवश्यक है। स्वीकृति मिल जाती है तो उसके बाद में आपातकाल को और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 माह में स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। आगे बात आती है
राष्ट्रपति शासन है एक बार में 6 माह लागू। राष्ट्रपति जो आपातकाल की स्थिति लागू करता है उसको एक बार में यानी एक समय में 6 माह तक है वो लागू रखा जा सकता है। लेकिन अगर मान लो कि 6 माह के बाद में भी आपातकाल को लागू रखना हो तो संसद से परमिशन लेनी पड़ती है। संसद अगर परमिशन दे देती है तो आगे आपातकाल को लागू रखा जा सकता है, वरना क्या है आपातकाल को हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि संसद के कार्य और शक्तियों में ये विशेषताएं आती है। तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको विधायी शक्तियों में, अपने विविध शक्तियों के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति है उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार किसी भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव है वो सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा पहले। और इसके साथ अगर आपातकाल लागू किया जाता है तो 1 माह में संसद की स्वीकृति है वो मिलनी आवश्यक है। और इसके साथ साथ एक बार में 6 माह तक है वो आपातकाल को लागू यानी राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। आगे बात आती है लोकसभा की शक्तियां, अधिकार और कार्य। जिस प्रकार संसद के कार्य हैं, शक्तियां हैं, उसी प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि लोकसभा है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन से उसके दायित्व है, कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन सी शक्तियां हैं। इसके बारे में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो विशेषता है लोकसभा की यानी अधिकार या कार्य है, शक्ति है, वो है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। अब बात आती है कि विधायी शक्ति में लोकसभा के कौन कौन से कार्य और शक्तियां आते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है संसद है वो संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति। संसद है वो संघ सूची, समवर्ती सूची और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट जो विषय हैं और उस पर प्रमुखतः कानून बनाती है। लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कुछ विशेष स्थितियां राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। अगर कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न हो जाती है और राज्य द्वारा जो कानून बनाया गया है वो कहीं ना कहीं कानून है वो केंद्र से संबंधित है, केंद्र से जुड़ा हुआ है या किसी प्रकार से केंद्र कानून की अवहेलना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में, गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में जो संसद है वो प्रमुखतः राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो ये विशेष कार्य आता है इसमें लोकसभा के अंतर्गत है कि संसद है वो संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के जो विषय हैं अगर वो केंद्र के कानून की अवहेलना कर रहे हैं या कहीं बीच में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है संसद है वो कानून बना सकती है। साधारण, अद्वितीय और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तावित। जो साधारण विधेयक है, जो सामान्य विधेयक है, जो अपने संविधान संशोधन है, ये जो विधेयक हैं ये प्रमुखतः किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी साधारण विधेयक, अद्वितीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है, इनको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में प्रस्तुत हो, ये भी जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सके। आवश्यकता के आधार पे इन विधेयकों को, इन संशोधनों को किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बताती है विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाते हैं बहुमत के साथ में, 2/3 बहुमत के साथ में, तो दोनों सदनों की परमिशन मिलने के बाद में दोनों सदनों से वो वेरीफाई हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल या प्रस्ताव कानून बन जाएंगे। कानून बनने के लिए, इसके लिए उस विधेयक को, उस बिल को किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करता, जब तक राष्ट्रपति अपने अनुमति उस विधेयक के संबंध में नहीं देता, तब तक कोई भी विधेयक है वो कानून का रूप नहीं लेता। यानी कोई भी विधेयक संसद में पास हो गया लेकिन वो कानून नहीं बनेगा, उसके लिए उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है
और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में कोई भी विधेयक है वो कानून का रूप लेता है।